video on chapter 1 resources and development part 3. I have already explained part 1, part 2 of this chapter, so please go through it and then please go through this part 3 video. It will be surely helping you out. And yes, notes is available in your description box. Go through the description box and please check the notes, which is in very described way. It will be helping you. So please go through the notes. Yes, now I am going to start. So firstly we have read about the resources. Now we will read about a land resources. What is the use of land? तो you know कि अगर हमारे पास land नहीं होता, basically if there will be no land, then where the people will be living. मतलब जब अगर land नहीं रहेगा तो जो हम लोग हैं वो कहाँ रहेंगे. अर्थ है तो अर्थ के ऊपर लैंड है मीन्स अर्थ ही है जो वो लैंड है तो उस पर हम लोग रह रहे हैं. ठीक है, तो लैंड इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. For every non-economic activity or economic activity, we are dependent on what? We are dependent on land. Okay, then it is a base for all activities and it is very important resource for us. Yes, we all know that it is a base for all the activities because each and every activity that human being or any other creature is performing is on the land. So it is base for all living beings and all activities performed by living beings and is very important resource for us. Yes, it is very important resource for us. Directly and indirectly, all requirements are fulfilled on land. Yes, directly or indirectly, we are fully independent on what? Land. Okay, now we have seen uses of land. Now we will see what is the limitation of land resources. So in NCERT book you will see that it is the line is written, land is an asset of finite magnitude, which means we cannot decrease or increase land according to our need. Yes, it is an asset of a finite magnitude, which means कि ना हम लैंड को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. मीन्स जो लैंड है वो जितना है उतना ही रहेगा. या तो हम उसे बचा करके यूज़ करें, इट मीन्स कि हम उसे इस तरह से यूज़ करें कि वो डिग्रेड ना हो, या फिर हम उसे इतना मिसयूज़ कर दें कि लैंड जो है वो ख़त्म हो जाए. तो इट डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग और द क्रिएचर लिविंग ऑन द लैंड. बट हम उसे अकॉर्डिंगली अपने नीड के अकॉर्डिंगली बढ़ा या नहीं घटा नहीं सकते हैं. ठीक है, वी हैव मल्टीपल नीड्स एंड लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज. हमारा जो नीड है वो बहुत ही मल्टीपल है, मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ नीड वी हैव. बट द लैंड रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम लैंड इज लिमिटेड. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मासेस, इंडियन लैंड मासेस. तो इंडिया का जो लैंड मास है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फर्स्ट प्लेन एरिया, सेकंड माउंटेन एरिया एंड प्लेट्यू एरिया. तो प्लेन एरिया इंडिया में 43% है. ओके, 43% ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, 43% है. जो पूरे लैंड मास है उसके सिर्फ और सिर्फ 43% जो है वो क्या है, हमारा जो इंडिया का लैंड मास है उसका 43% प्लेन है. फिर माउंटेन एरिया 30% है. फिर उसके बाद प्लेट्यू एरिया जो है वो 27% है. तो माउंटेन एरिया एंड प्लेट्यू एरिया में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं. तो माउंटेन एरिया होते हैं ना वो एट टॉप पॉइंटेड होते हैं. ठीक है ना, वो टॉप पे जाकर के एक उनका पिक आता है. और जो प्लेट्यू एरिया होते हैं वो टेबल टॉप एरिया होते हैं. इट मीन्स कि नीचे से तो वो ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर में जाकर के वो एक फ्लैट सरफेस बन जाते हैं. उस पर लोग रहते भी हैं. ठीक है, जैसे कि आप हम लोग अपने इंडिया में जो हमारा डेक्कन साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हमारा एग्जाम्पल हो सकता है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज हाउ इज लैंड यूटिलाइज्ड. मतलब हमारा लैंड यूटिलाइजेशन क्या क्या है. तो फर्स्ट इज दैट कि फॉरेस्ट. ठीक है, फर्स्ट हमारा लैंड यूटिलाइज हो रहा है कहाँ, फॉरेस्ट में.
फिर उसके बाद है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, और वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब जो लैंड है वो बैरन है और वेस्टलैंड है। बैरन जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता है, जिसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, उसे हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड। और फिर लैंड यूज टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, मीन्स कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। बेसिकली या तो उस पर बिल्डिंग बन गया है, या फिर उस पर रोड बन गया है, या फिर कोई ओवरब्रिज बन गया है, तो वो लैंड भी हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद अदर कल्टिवेटेड लैंड मीन्स कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो वो पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है। पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड वो लैंड होते हैं जहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं, वो घास को ग्रो कर देते हैं। किसके लिए? एनिमल्स जाकर के उस घास को खाते हैं, उसको ग्रेज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। उसके बाद हमारा आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मीन्स कि वैसा लैंड जहाँ पर ऐसे ही बस कुछ भी ट्री, कोई भी ट्री ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जब उस लैंड पे ग्रो करने लग जाते हैं तो वो एक फॉरेस्ट बन जाता है, बहुत सारे मतलब लार्ज एरिया पे ग्रो हो जाते हैं, तब वो फॉरेस्ट बन जाते हैं। बट मिसलेनियस ट्रीज का एग्जांपल आप ले सकते हो, जब रोड के दोनों साइड जब आप चलते हो तो अब तो गवर्नमेंट खुद ही वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, बट पहले क्या होता था ना, अभी तो पेड़ की कमी हो गई है इसलिए गवर्नमेंट पेड़ लगा रहा है, और पहले वो खुद ब खुद ही उसमें बहुत सारे प्लांट ग्रो करते थे, ठीक है, तो वो सारा क्या होता है मिसलेनियस ट्री, जो खुद ही ग्रो करने लग जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है फेलो लैंड जिसमें कुछ समय तक ना कुछ उगाया नहीं जाता है, और एक करंट, उसी का दो पार्ट होता है, एक करंट फेलो जिसमें 1 और लेस देन 1 ईयर से कुछ उगाया नहीं गया है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं अदर देन करंट फेलो, उसमें पास्ट 1 से लेकर के 5 सालों तक कुछ नहीं ग्रो किया गया है, ठीक है, तो मतलब मोर देन 1 और 5 ईयर जिसमें कुछ नहीं ग्रो किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं अदर देन फेलो लैंड। और फेलो लैंड उसको बोलते हैं जिसमें 1 या लेस देन 1 ईयर कुछ भी उसमें ग्रो नहीं किया गया है, कुछ उसमें उगाया नहीं गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेट सोन एरिया, तो नेट सोन एरिया उस एरिया को बोलते हैं जिसमें कल्टीवेशन 1 इन अ ईयर होता है, वो प्लॉट या वो लैंड जिसमें कल्टीवेशन साल में 1 बार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में, इट इज एक्सप्लेन्ड इन 1 लाइन ओनली, ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया। तो वो ग्रॉस्ड क्रॉप एरिया किसको बोला जाता है? ग्रॉस क्रॉप एरिया उसको बोला जाता है जिसमें नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम उस लैंड में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। ओके, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, अब हम लोग पढ़ेंगे काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन होता कैसे? तो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है उसका हमारा डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन लार्ज नंबर पे जब हम ट्री को काटते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, या फिर इन सिंपल यू कैन से कटिंग ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज नंबर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो जब आप लार्ज नंबर पे किसी एक ही जगह से ट्री को कट करोगे तो वो क्या होता है, ट्री, देखो बहुत सारे जो ट्री रहते हैं तो वो नीचे, वो उनका जो रूट रहता है वो सॉइल को ग्रैब किए रहता है, सॉइल को बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए रहता है, और जैसे ही आप ट्रीज को कट करने लग जाओगे सॉइल क्या होगा, वो लूज हो जाएगा, और जब सॉइल लूज हो जाता है तो उसके बाद जब आंधी या पानी आता है तो वो टॉप सॉइल जो रहता है उसका वो रिमूव हो जाता है, तो रिमूव होने के बाद लैंड तो डिग्रेड होगा ही, तो that is why deforestation is a main cause of land degradation। फिर उसके बाद आता है overgrazing। देखो ओवरग्रेजिंग होता क्या है, जब आप मान लो कि एक कोई भी प्लॉट है 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर का कोई भी प्लॉट है और उस प्लॉट पे घास उगाया हुआ है, ठीक है, और उस प्लॉट पे जब ग्रासेस उगाए हुए हैं तो वो ग्रासेस खाएगा कौन? वो ग्रासेस खाने के लिए उसमें एनिमल्स को भेज देते हैं, और एनिमल्स कोई प्रॉपर वे में उसको ग्रेज नहीं करते, उसको ग्रेज वो प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, वो पूरे ही जड़ से उसे निकाल लेते हैं और उसकी वजह से भी टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है।
तो इसीलिए ओवरग्रेजिंग भी एक दूसरा मेन पर्पस है जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है किस चीज़, माइनिंग जब हम करते हैं तो क्या हम करते हैं, हम लैंड को खोदते हैं, उसके बाद माइनिंग करते हैं। तो जब आप माइनिंग करोगे तो लैंड खोदोगे तो उसमें से जो सॉइल आप निकाल रहे हो वो सॉइल इधर उधर आप फैला दोगे और फिर विंड आएगा उसी सॉइल को उड़ा करके लेकर के चला जाएगा, या फिर पानी ही आएगा उसको लेकर के चला जाएगा, वो पिट खाली का खाली ही रह जाएगा, वो गड्ढा खाली का खाली ही रह जाएगा। तो उस वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है एंड इट इज़ ऑल्सो मेन मतलब लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ही मेन हिस्सा है जो बहुत बुरी तरीके से लैंड को डिग्रेड कर देता है। उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन क्यों? ओवर इरिगेशन देखो पंजाब साइड का जो एरिया है वहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, बहुत ही बड़े बड़े लैंड होते हैं। तो मान लो 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर का जो लैंड होता है उसमें अगर क्रॉप ग्रो हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, वो पाइप लगाते हैं, जो मोटे मोटे मतलब बड़े बड़े जो पाइप होते हैं उनको ऐसे ही बस खेत पे छोड़ देते हैं और पानी गिर रहा है तो वो, और बहुत ही प्रेशर से पानी जाता है। तो वो जो पानी प्रेशर से जाता है तो वो जो सॉइल जो रहता है फर्टाइल सॉइल, वो फर्टिलिटी के साथ साथ सॉइल को भी रिमूव कर देता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, इस वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जिस इंडस्ट्रीज में मिनरल्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उससे डेवलप किया जाता है, उसको मैन के मतलब हम लोग जो पीपल हैं उनके डेली यूज में उसको लाया जाता है। और देखो जब वो प्रोसेस होते हैं तो उनका बहुत सारा केमिकल्स जो होता है वो इंडस्ट्री से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। जब वो गैस के फॉर्म में निकलता है तो वो पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, और जब वो एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है तो लास्टली जब बारिश होती है तो वो फिर कहाँ आते हैं, वो फिर लैंड में आते हैं, और लैंड में बहुत अलग, लैंड को वो अल्कलाइन बना देते हैं। अल्कलाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, ठीक है। तो लैंड को अल्कलाइन बना करके उससे डिग्रेड कर देते हैं। इसीलिए मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वेरी मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब चलो काउजेस तो हमने जान लिया कि भाई लैंड डिग्रेडेशन होता कैसे है। तो अब इस लैंड डिग्रेडेशन को हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए रोकना होगा। तो लेट्स टेक सम मेजर्स टू कंजर्व द लैंड। अब सबसे पहला मेजर्स है, देखो जब काउज यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बहुत सारे पेड़ को निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम बहुत सारे पेड़ को लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, लैंड को फिर हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड को सेव कर रहे हैं तो उसके लिए एफोरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग अ प्लांट और प्लांटिंग अ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन, ठीक है। अब आप एफोरेस्टेशन करोगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हटेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। चलो अब हम अपने ग्रेजिंग लैंड में क्या करते थे, हम पहले जानवरों को ही भेज देते थे। क्यों ना अगर हम मशीन से घास को काट करके प्रॉपर एक प्लेस पे ला करके एनिमल्स को जब हम उसको दे तो हमारा लैंड डिग्रेड भी नहीं होगा, और एनिमल जो खाते हैं उनका भी वो फुलफिलमेंट होता चला जाएगा, उनकी नीड्स फुलफिल होती चली जाएगी और लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी नीड द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। उसके बाद रेगुलेटिंग माइनिंग। हाँ चलो माइनिंग में पहले लोग क्या करते थे, वो गड्ढा वड्ढा जो खोदते थे उसको वैसे ही छोड़ देते थे माइनिंग करके। तो क्यों ना उसका भी एक रेगुलेटिंग माइनिंग करें। रेगुलेटिंग माइनिंग की उसके मतलब किसी भी ऐसे ऑफिसर या किसी के अंडर में दे दे जो उस माइनिंग वाले प्लेस को दोबारा जहाँ गड्ढा खोदा गया है, जिस पिट से जितना मिट्टी निकाला गया है उस मिट्टी को क्यों ना उसी में हम वापस डाल दें, तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। अगर आप मिट्टी को उसी में वापस डाल दोगे, वो पिट को भर दोगे, तो फिर मिट्टी इधर उधर कहीं नहीं जाएगा और हमारा लैंड डिग्रेड भी नहीं होगा।
तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ड्रिप एरीगेशन। तो चलो पहले हम लोगों ने देखा कि एरीगेशन क्या करते थे, मोटे मोटे पाइप को खेतों में छोड़ देते थे और एक जगह पानी गिर रही है फिर उसे हटाते थे कुछ टाइम तक, कुछ टाइम के बाद। लेट मी टेल यू व्हाट इज ड्रिप एरीगेशन। ठीक है, ये रहा हमारा लैंड, ओके, और मान लो कि यहाँ पर हमारा है, ये रहा हमारा प्लांट। तो क्यों ना हम इस पाइपलाइन को बिछा दें और इस पाइपलाइन से ही हम इसमें छेद बना दें। ठीक है, उस पाइपलाइन में जब आप होल बना दोगे तो क्या होगा, वाटर स्प्रिंकल होगा, जितना नीड होगा उस जगह पे उतना ही वाटर स्प्रिंकल होगा। फिर आप उस पाइपलाइन को उठा करके दूसरे रो में डाल दो, फिर उस रो से या फिर आप पूरे खेत में। हाँ, इट इज समहाउ ये थोड़ा कॉस्टलियर जरूर है, कॉस्टली जरूर है, बट इट इज अ बेटर वे टू सेव द लैंड एंड सेव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब ये सॉइल के फर्टिलिटी को भी कुछ खराब नहीं करेगा और लैंड को तो डिग्रेड होने से बहुत अच्छे से सेव करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। अब ये प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट क्या होता है एंड व्हाई इट इज नीडेड। देखो, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट ना इसलिए नीड होता है ताकि देखो जब बहुत तेज आंधी या तूफान आता है तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो फील्ड रहता है उसमें ना वो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है और प्लांट के साथ साथ मिट्टी को भी। प्लांट अगर मान लो कि बहुत तेज आंधी आया, आपका कोई 2 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें आपने बहुत सारा प्लांट लगा रखा है, तो जब आंधी आया तो उस प्लांट को जब वो उड़ाएगा या फिर उसको उखाड़ करके वो लेकर के जाए, उसके साथ साथ तो हमारा मिट्टी भी जाएगा। तो क्यों ना इस चीज को रोकने के लिए हम अपने ग्राउंड के चारों तरफ से बड़े बड़े प्लांट लगा दे। तो क्या होगा, वो प्लांट या फिर वो ट्रीज जो चारों तरफ लगेगा वो विंड को भी रोकेगा, मतलब उसके हवा को भी स्लो करेगा और वो आपके जितने भी पौधे होंगे या प्लांट होंगे उनको डिग्रेड होने से सेव करेगा। ठीक है, लैंड को भी डिग्रेड होने से सेव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिसोर्सेस, कि हम कैसे यूज करते हैं लैंड को एंड द वे हाउ वी हैव टू यूज द लैंड एंड व्हाट इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मासेस। तो इंडियन लैंड मासेस में मैंने आपको बताया था ये 43%, 30% और 27%। तो ये जो है ये पूरे जो हमारे अर्थ का जो लैंड मास है उसके बेसिस पे नहीं है। हमारा जो इंडिया का लैंड मास है, हाउ मच इट इज, हमारे इंडिया का लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और उसी का ये क्या है, डिवीजन है। ओके, उसके मतलब इंडिया लैंड मास के 43% में प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया 30% में और प्लेट्यू एरिया 27% में है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, लैंड यूटिलाइजेशन। देन वी हैव रीड अबाउट काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, की लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है। हाँ, तो जब किसी चीज का मतलब कि कुछ खराब होता है तो उसे कुछ बनाने के लिए भी होना चाहिए। देन हाउ वी विल कंजर्व आवर लैंड और कंजर्वेशन मेजर्स वी विल रीड। तो ये था ऑल्दो हमारा लैंड रिसोर्स ऑल ओवर, ये लैंड रिसोर्स हो गया आपका खत्म। नाउ वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज सॉइल रिसोर्स। इट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो, मीन्स पार्ट 4 में आपका ये जो पूरा चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट विल बी ओवर। एंड यस, यहाँ पे हैंड राइटिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़ रिटन, सो प्लीज चेक द नोट्स विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देयर इट इज़ रिटन इन वेरी डिटेल्ड वे विच विल श्योरली हेल्प यू। और जितने भी चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं वो बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन्ड वे में नोट्स में मिल जाएगी। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड येस, प्लीज शेयर द वीडियो, like it, subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Each and every notification you will get. So please subscribe it. Thank you.